हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आपके साथ नई वीडियो में। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 9th के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। साइंस में अभी तक हमने केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के चारों चैप्टर्स यानी कि केमिस्ट्री के पूरे पार्ट जितने चैप्टर थे उन सबको अच्छे से प्रॉपरली अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारा साइंस का दूसरा पार्ट आता है जो है जीव विज्ञान, है ना। साइंस का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है जीव विज्ञान, है ना। साइंस का दूसरा पार्ट क्या होने वाला है? जीव विज्ञान, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी, है ना। अच्छा, बात समझिएगा पहले। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा जो अभी नए नए 9th में एडमिशन लिए हैं। वो लोग सोच रहे होंगे यार अभी तक तो मैंने साइंस पढ़ा है सिर्फ, है ना। अब वो क्या सोचेंगे, यार साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, है ना। बोल रहे हैं केमिस्ट्री, फिर बोल रहे हैं बायोलॉजी, फिर बोल रहे हैं फिजिक्स। मतलब जैसे ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो जैसे बात ये है कि हम लोग 5th से लेके 8th तक एक ही साइंस पढ़ते हैं। उसी में जो है फिजिक्स, उसी में केमिस्ट्री और उसी में बायोलॉजी, सारा जो है सब पार्ट एक ही में मिक्स किया होता है ना। लेकिन जैसे ही हम 9th में जाते हैं, 9th में एडमिशन लेते हैं, वहीं से हमारा जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसी के बाद हमें विज्ञान को 3 शाखाओं में पढ़ना होता है, जो कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यही तीनों शाखाएं हैं। ठीक, तो हमने अभी तक रसायन विज्ञान के पूरे चैप्टर्स का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं साइंस की दूसरी शाखा यानी कि दूसरा पार्ट, जो कि होने वाला है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, है ना। अब समझेंगे कि बायोलॉजी पहले होता क्या है। ठीक, तो देखिए बायोलॉजी क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें यानी कि विज्ञान का वह भाग या वह शाखा जिसमें सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, साइंस का ऐसा पार्ट या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों मतलब अपने आसपास हम जितनी भी चीजें देख रहे हो, जिन जिन चीजों में जान पाई जाती है या जिनमें जीव पाया जाता है, वो क्या है? वो मतलब सजीव है और उसी का हम अध्ययन करेंगे और उसके अध्ययन को मतलब जिस पार्ट में करेंगे उसी पार्ट को हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो ये रही एकदम बेसिक सी बात, कॉमन सी बात, है ना। अब आते हैं अपने हम पॉइंट पे कि हमें बायोलॉजी में पहले क्या पढ़ना है। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला पाठ, सबसे पहला अध्याय क्या होने वाला है? ठीक है, तो इस बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है जीवन की मौलिक इकाई। क्या होने वाला है? जीवन की मौलिक इकाई, है ना। सबसे पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर से बायोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, तो समझिएगा कि जीवन की मौलिक इकाई से तात्पर्य क्या है कि जैसे इसमें इस चैप्टर में कुछ ऐसा है कि हमारा जीवन जो है, जो हमारा शरीर है, हम जो सजीवों का जीवन है, वो किस इकाई पर निर्भर करता है या किस इकाई से बना हुआ है, हम लोग यही इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा शरीर है या सजीवों का जो शरीर है, जो उनका जो उनकी पूरी बॉडी है, वो एक छोटी छोटी इकाइयों से बनी हुई है ना। लिखिएगा, देखिए सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे कोशिका, है ना। कोशिका क्या होता है? व्हाट इज सेल, है ना। कोशिका, कोशिका क्या होता है? एक हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है ना। और उसी इकाई को हम क्या बोलेंगे? कोशिका। हमारा शरीर, या लिखिएगा सजीवों का, सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर
छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है कि जो कोशिका होती है इसको जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है ना। इसे जीवन की संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है ना। ये है कोशिका के बारे में एकदम बेसिक सी बात कि कोशिका क्या होती है। हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है और उन्हीं इकाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका, है ना। और कोशिका को ही क्या बोलेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। यही हमारा क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है, जो कि है कोशिका। ठीक है, हम लोग पूरे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है, और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, कोशिका तो हमने समझ लिया कि कोशिका क्या है। कोशिका है हमारे जीवन की मौलिक इकाई, और छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि कोशिका है तो शरीर में, मतलब शरीर हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना तो है, लेकिन इसकी खोज किसने की, है ना। ये सवाल आता है कि इसको पहले सबसे खोजा किसने और पता किसने लगाया। ठीक, तो आइए देखते हैं वही कि पता किसने लगाया। ठीक, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, है ना। इन्होंने क्या किया, 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की। अब कैसे खोज की, इन्होंने कॉर्क की पतली परत पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का पता लगाया। कॉर्क मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती नहीं है, पेड़ का जो ऊपर का जो छाल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्क। तो इन्होंने कॉर्क की पतली परत पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का पता लगाया। अच्छा, इन्हों लोग के रहाइश नहीं रहती है, जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं, बर्दाश्त नहीं रहता है कि मतलब एक को मिनट शांत से बैठे रहे होंगे बेचारे, सोचे होंगे यार ये है कैसे क्या चीज, है ना। आप देख लिए, उसे दिमाग लगा लिए, कहे भैया बहुत दिन से कोई काम नहीं है, रहो यही कर डाले, कोशिका ढूंढ डाले, है ना। वो बात की बात है। तो इन्होंने क्या किया कि कॉर्क की पतली परत पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का पता लगाया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की पतली परत पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का पता लगाया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले इन्होंने कोशिका को खोज किया था वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, है ना। इन्होंने जिस कोशिका को खोज किया पेड़ की छाल में, वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, यानी कि मरी हुई कोशिका थी, वो जीवित कोशिका नहीं थी, है ना। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोज किया वो कोशिका जीवित कोशिका नहीं थी, मरी हुई कोशिका थी। तो अब बात आती है कि जीवित कोशिका का खोज कैसे, मतलब कैसे पता लगा, उसका कैसे खोजी। तो उसके बाद लगभग 8-9 साल बाद एक एक जने महान आए, इनको भी जो है बैठे रहा नहीं हुआ, ये भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ढूंढने में लगे थे। अब ये तालाब किनारे टहल रहे थे। अब इन्होंने तालाब के ऊपर क्या देखा, जो ऊपर जो परत होती है तालाब की, इन्होंने देखा कि इस पे मतलब घर का पानी तो साफ रहता है, यहाँ का पानी गंदा कैसे है। तो ये फिर गए अपना सूक्ष्मदर्शी वगैरह जो है ले आए अपना सब, और लगा दिए वहीं, फिर देखने लगे। तो इनको जो है लिवन हॉक जो थे वैज्ञानिक, इनको 1674 ईस्वी में क्या हुआ कि जल की बूंद में तैरते सूक्ष्म जीव दिखे, है ना। अब तालाब किनारे बैठे रहे बेचारे, अब ये सूक्ष्मदर्शी लेके बैठे वहीं, अब इनको पानी में दिखा कि हाँ पानी की बूंदों में जो ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो तैर रहे हैं, है ना। अब वैसे तो नहीं दिखेगा कि सूक्ष्म जीव होता है तो आंखों से दिखेगा नहीं, नग्न आंखों से। तो ये जो है इन्होंने 1672 ईस्वी में क्या किया कि जल की बूंद में तैरते सूक्ष्म जीवों को देखा, और इन्होंने बताया कि हाँ जीवित कोशिका है, मतलब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। तो सबसे पहले अगर बात ऐसे आ गई कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन अगर बात आ गई कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो है ल्यूवेन हॉक महाराज। कौन है, ल्यूवेन हॉक। सन है 1674 ईस्वी में। ठीक,
तो इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो है सृष्टि में, हमारी इस पूरी पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सबके शरीर में जो है कोशिकाएं होती हैं, ठीक। लेकिन क्या आप लोग बताइए, क्या सभी जीव एक ही प्रकार के हैं? एक ही प्रकार के हैं? नहीं है, है ना। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि पहली बात तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, उसी हिसाब से हम कोशिका को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कि जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोशिका को डिवाइड करने से पहले हमें ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि हमारे जो इस पृथ्वी पे, संसार में जो जीव हैं वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो जो जीव होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। देखिए, हम यहाँ पे कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोशिका से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के अकॉर्डिंग हम लोग जीवों को जो है डिवाइड करेंगे। तो कोशिका के हिसाब से जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव हैं। अब एक कोशिकीय जीव का मतलब कैसे? ऐसे जीव जिनका जिनका मतलब पूरा शरीर जो है सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना हो, ओनली एंड ओनली वन कोशिका से निर्माण हुआ हो उनके पूरे शरीर का, उसी को हम लोग बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, ठीक है। दूसरा देखेंगे बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव है वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हैं, है ना। अब एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिका से बने हैं। अब जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं? बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं, ठीक। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे कवक, कवक और मनुष्य और सभी जीव जंतु, है ना। कवक भी जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, मनुष्य और सभी जीव जंतु। अब हम लोग का आप शरीर देखिए, है ना। हाथ, पैर, उंगली, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सब कुछ है। और मतलब ऐसा तो नहीं कि केवल एक कोशिका से बना है। हम लोग का जो शरीर है वो जटिल संरचना है ना। एक आकार की तो है नहीं कि मतलब एक सामान्य आकार का हो, नहीं। हम लोग का जो शरीर है वो जटिल संरचना है ना। हम लोग का शरीर जो है वो बहुकोशिकीय है, इसीलिए हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय में आते हैं, ठीक। तो ये रहे कि जो कोशिका के अकॉर्डिंग जो जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक ये है एक इसकी बातें। अब इसके बाद देखेंगे हम कि कोशिका का जो आकार है वो कैसे होता है, क्योंकि हमने कोशिका पढ़ लिया, कोशिका की खोज पढ़ ली, तो कोशिका कैसे पता लगा था। और अब कोशिका के अकॉर्डिंग हमने जीव पढ़ लिए कि कितने प्रकार के जीव हैं। अब हम देखेंगे कि जो कोशिका है उसका आकार कैसे होता है, ठीक। हाँ, तो बिना देरी किए हुए हम आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने जो है देखा कि जो जीव होते हैं, कोशिका के हिसाब से जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कोशिका के अकॉर्डिंग जीवों को विभाजित किया गया है दो भागों में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, है ना। ये चीजें हमने जानी। अब हमने बात की, अब देखते हैं कोशिका का आकार कैसे होता है ना। अब देखते हैं हम कि कोशिका का आकार कैसे होता है। तो कोशिका जो होती है, सामान्यतः कोशिका कैसी होती है? अंडाकार होती है। कैसी होती है? सामान्यतः कोशिका क्या होती है? अंडाकार होती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं बस ऐसे, सामान्यतः कोशिका जो है अंडाकार होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो है स्तंभाकार, तंबूकार और वक्राकार भी होती हैं। मतलब सामान्यतः वैसे नॉर्मली तो हम अगर कोशिका का आकार देखें तो वो तो होती है अंडाकार, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होती हैं स्तंभाकार, वक्राकार और तंबूकार। मतलब जैसे देखिए, बहुत सारे जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं और सभी जीवों में जो है अलग अलग कोशिकाओं की संरचनाएं उपस्थित हैं। उसी हिसाब से कहा गया है कि कोशिकाएं जो है भी अलग अलग आकार की होती हैं, ठीक। देखिए, कोशिका का जो आकार होता है एग्जैक्ट, वो जो साइज होता है कोशिका का वो 2 से लेके 120 माइक्रोन होता है। कोशिका का जो एग्जैक्ट आकार होता है वो होता है 2 से लेके 120 माइक्रोन तक। 2 से लेके 120 माइक्रोन तक होता है कोशिका का आकार, ठीक। अच्छा, ये हो गया।
अब कोशिका के आकार से ही रिलेटेड हम 2-3 बातें देख लेते हैं। देखिए, कोशिका जो होती है बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन वर्तमान समय तक जो अब तक की सबसे बड़ी कोशिका है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका प्रेजेंट टाइम तक कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वर्तमान समय में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। कौन सी है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। ठीक, हाँ। उसके बाद जो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो वो है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें तो वो है तंत्रिका कोशिका, और ये है इस हिसाब से जो है कोशिका का आकार। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं अब कोशिका के भाग, है ना। देखिए, हमने कोशिका का आकार पढ़ा। अब इसके बाद हम जो है देख लेते हैं कि कोशिका में कितने भाग होते हैं, कोशिका में जो है कितने अंग या कितने भाग होते हैं, कोशिका का कितना भाग होता है। अब हम उन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो कोशिका का जो भाग है, कोशिका के कितने भाग हैं, कितने पार्ट से कोशिका जो है मिलकर बनी हुई है। तो कोशिका के मेनली 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। कोशिका के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहला क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोल सकते हैं? कोशिका झिल्ली। दूसरा है कोशिका द्रव्य। ठीक है, दूसरा है कोशिका द्रव्य। और सबसे तीसरा जो है केंद्रक। कोशिका के तीनों भागों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? केंद्रक है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक है, तो कोशिका के 3 भाग है, 3 भागों से कोशिका जो है मिलकर बनी हुई है। अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है ना। मान लीजिए कोई कोशिका है और कोशिका के बीच ये जो है ये भाग केंद्रक कहलाता है। कोशिका का ये भाग क्या है? केंद्रक है। कोशिका का ये भाग क्या है? केंद्रक है। और ये जो कोशिका का बाहरी आवरण है, मतलब कोशिका का जो बाहरी आवरण है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, हाँ। कोशिका का जो बाहरी आवरण है, इसी को हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका के बीच में है ये भाग, इसको बोलेंगे केंद्रक। और इस कोशिका के बीच में जो है कुछ ऐसे पदार्थ जो भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका के इस भाग में कुछ पदार्थ भरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। वो हम आगे देखेंगे कि वो क्या चीज है और क्या किसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो कोशिका का भाग है। एक नॉर्मल कोशिका का चित्र हम ऐसे समझ सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये है केंद्रक और ये है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जो इसका बाहरी आवरण है पूरा चारों तरफ से। और इसके बीच में जो है कुछ कोशिका द्रव भरा हुआ है, कुछ पदार्थ भरा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में कोशिका के बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, है ना। इसी कोशिका द्रव में क्या होता है कि कोशिका के बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। तो बारी बारी से हम एकदम सीरीज सीरीज से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, और अब देखिए ये तीन तीन भाग हो गए। इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक, तो आप लोग बाकी पीछे की सारी चीजों को नोट करते रहिएगा। हम लोग देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। अभी तक जो है कोशिका तक सारी बातें हमारी क्लियर हैं। अब हमने जो है देखा कि कोशिका में 3 भाग होते हैं, है ना। कोशिका में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो 3 भाग थे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो ये 3 भाग जो है ये कोशिका के थे। अब हम देख रहे हैं कि बारी बारी से एक एक भागों को कि वो क्या है और किस प्रकार से उनका कार्य और गुण है। ठीक, तो सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, है ना। इसी को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। अभी हमने बताया कि जो ऐसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक, बीच में केंद्रक है, बीच में द्रव है, और ये किनारे की जो परत है ना, कोशिका के किनारे की जो परत होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक, हाँ। तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका के जो है चारों ओर इसी प्रकार से एक पतली झिल्ली पाई जाती है या पतला एक पर्दा पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब सवाल ये है कि कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी और ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन अब इस उसके अंदर इस झिल्ली का पता किसने लगाया? हाँ, तो ये भी मतलब एक वैज्ञानिक महान आदमी थे, चार्ल्स ओवरटन। इनको भी जो है बैठे-बैठे रहाइश नहीं हुआ। तो ये प्लाज्मा झिल्ली का जो पता लगाया, इनका नाम था जो है चार्ल्स ओवरटन। इसका पता किसने लगाया? चार्ल्स ओवरटन ने 1895 ईस्वी में, है ना? करीब-करीब ये मान के चलिए लगभग 150 साल, 1700, हाँ, लगभग 150 साल बाद, वही 150-200 समथिंग, जो उसके बाद ये वैज्ञानिक आए चार्ल्स ओवरटन। इनको जो है बैठे-बैठे इनको भी कोई काम नहीं था तो जो है कोशिका के अंदर इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली को खोज निकाला। कहीं भैया कोनो काम नहीं, कोशिका लाओ खोजो, है ना? तो वही जो है उसमें जुट गए और लगे रहे और 1895 में इन्होंने क्या किया कि कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली की खोज कर दी। इनका नाम क्या होने वाला है? चार्ल्स ओवरटन, है ना? इतनी बातें बेसिक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि कोशिका ये प्लाज्मा झिल्ली की बनावट कैसे होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है, ये अर्धपारगम्य लचीली होती है। अब अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्धपारगम्य का मतलब ऐसा, मतलब ऐसी झिल्ली, अर्धपारगम्य मतलब आधा, आधी खुली हुई, ऐसे कह सकते हैं अर्धपारगम्य। जैसे ये इस प्रकार की झिल्ली है कि अगर कोशिका में कोई पदार्थ आना होगा तो वो ये मतलब जिसकी आवश्यकता होगी उन्हीं पदार्थों को ये ग्रहण करेगी। अर्धपारगम मतलब होता है कि कुछ पदार्थों का ही आदान प्रदान हो पाना, इस वही होता है अर्धपारगम्य का गुण। कि मान लीजिए अगर उसमें अर्धपारगम्य का गुण है किसी भी चीज में, तो वो कुछ पदार्थों को ही आदान प्रदान करेगी, ठीक। लचीली मतलब होता है कि ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है बहुत लचीली होती है ना, और जो कोशिका को घेरे रहती है ना, वही पुरानी बात, कोशिका को जो है घेरे हुए है और लचीली है और अर्धपारगम में है, ये है इसकी बनावट। ये जो है वसा और प्रोटीन से बनी होती है, ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वसा और प्रोटीन से। हाँ, वसा मतलब क्या होता है? हम लोग जो तेल रिफाइंड ये सब वगैरह खाते हैं, ये सब, है ना, तेल और जो भी तेल से बनी चीजें खाते हैं उसमें होता है वसा। तो वसा और प्रोटीन से मिलकर ये झिल्ली बनी होती है। ये अर्धपारगम और लचीली होती है। इसका पता जो है चार्ल्स ओवरटन ने 1895 में लगाया। ये कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए होती है ना। इतनी बातें हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक। ये है इसका परिचय। अब हम ये भी जानना जरूरी है कि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है ना। हमें तो ये पता चल गया कि हाँ ये क्या होती है, इसकी मतलब ये कहाँ पे होती है, इसको क्या बोला जाता है ना, इसकी खोज किसने की थी, इसकी बनावट कैसे है। लेकिन अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि इस प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है इसका कार्य क्या है, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली की बनावट संरचना हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का जो कार्य है वो किस प्रकार से है। तो प्लाज्मा झिल्ली का सबसे पहला कार्य है कि ये चयनात्मक प्रवेश द्वार के तरीके कार्य करती है। कोशिका की मान लीजिए संरचना है, केंद्रक है, ये है प्लाज्मा झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली है। तो ये जो है ये चयनात्मक प्रवेश द्वार के तरीके कार्य करता है। कहने का मतलब ये झिल्ली है, इसको जिस चीजों की आवश्यकता है ये सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर जाने देगी, बाकी चीजों को बाहर भेज देगी। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, ये जो कोशिका झिल्ली है इसका सबसे पहला काम क्या है कि ये चयनात्मक प्रवेश द्वार के तरीके कार्य करती है। इसको जिस चीजों की आवश्यकता होगी केवल ये उसी चीजों को ग्रहण करेगी, बाकी अन्य चीजों को ये बाहर फेंक देगी, ठीक। दूसरा कार्य इसका है पोषक पदार्थों और जल का अवशोषण। जैसे हमारे शरीर में जो भी पोषक पदार्थ बनते हैं पाचन क्रिया के फलस्वरूप, उसके बाद जो है ये पोषक पदार्थों और जल का अवशोषण करता है। कौन? ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, यही जो है पोषक पदार्थों और जल का अवशोषण करके कोशिका में पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कार्य क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। जैसे अब ये सजीवों में है पाई जाती है तो जाहिर सी बात है इसमें भी उत्सर्जन होता है, ठीक। तो ये क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। उसके बाद कोशिका के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। अब ये तो एकदम लॉजिक वाली बात हो गई। देखिए
जैसे अब ये चारों तरफ जो है एक पर्दा, एक झिल्ली तरीके पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है किसी चीज को अगर कोई वस्तु चारों तरफ से घेरे हुए है तो वो उसकी सुरक्षा ही कर रही है ना। कोशिका का जो आंतरिक भाग है, इसमें जितने भी कोशिकांग हैं उन सब की सुरक्षा कौन कर रहा है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो वही है इसमें चौथी बात की कोशिका के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट और अंतिम कार्य इसका है निश्चित आकार प्रदान करना। अब देखिएगा, जैसे कोशिका के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, अगर ये झिल्ली ना हो तो क्या कोशिका को निश्चित आकार प्रदान हो पाएगा? तब तो हम लोग ऐसे खड़े हैं और ऐसे झूल जाएंगे, पता लगा लटक जाएंगे, है ना। कोशिका की, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, और जब कोशिका का ही आकार निश्चित नहीं रहेगा तो क्या हम लोग का आकार ऐसे निश्चित रहेगा? नहीं, जहां रहेंगे ऐसे पसर जाएंगे वहीं पे। ठीक, हाँ। तो ये जो है इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान है कि जो निश्चित आकार प्रदान करना, किसका? कोशिका का। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली अगर है तो कोशिका का निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक, इसके बाद अब हमारा जो कोशिका का दूसरा भाग है वो है कोशिका द्रव्य। हमारा जो कोशिका का दूसरा भाग है वो है कोशिका द्रव्य, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है, ये केंद्रक है, और मैंने बताया ये होता है झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ये होती है प्लाज्मा झिल्ली, है ना, प्लाज्मा झिल्ली। और ये होता है हमारा केंद्रक, और इसके बीच में एक कोशिका मतलब एक पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका नहीं, कोशिका जब द्रव्य जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच एक जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच, है ना, ये केंद्रक हो गया, ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच एक अर्ध तरल जेलीनुमा पदार्थ भरा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसी को हम क्या क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब इसी कोशिका द्रव्य में जो है कोशिका के सारे अंग मौजूद होते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के सारे अंग मौजूद होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, गोल्जी काय, और ऐसे राजधानी, बहुत सारी जो जितने भी कोशिका अंग हैं वो जो है इसी कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को जो है बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।